So this is our fourth lecture on vector calculus, lecture 4 vector calculus. So आज का जो मेन रहने वाला है वो हम दो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज डाइवर्जेंस एंड सेकंड इज कर्ल. ओके, तो पहला ऑपरेटर. ओके, हमने लास्ट क्लास में हमने एक ऑपरेटर जो हमने देखा था जिसे हमने डेल या नेबला कहा था. सो दिस ऑपरेटर वाज डिफाइंड एज 2/2xi 2/2yj एंड 2/2z की. और अगर f कोई एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता था, स्केलर वैल्यूड फंक्शन, अगर ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है then what we define the del of f as 2f/2xi 2f/2yj and 2f/2z की. ओके, सो दिस इज द, जिसे इसे हमने क्या कहा था, ग्रेडियंट. सो जो द नेक्स्ट ऑपरेटर ऑलरेडी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डाइवर्जेंस एंड कर्ल. ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस पे अप्लाई होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्जेंस ऑपरेटर. तो हम ये किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं. सो गिवन ए डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड एफ. सपोज एफ जो वेक्टर फील्ड है वो कुछ ऐसा है, f1 xyzi, f2 xyzj एंड f3 xyz की. एंड वेक्टर फील्ड क्या रहता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो ये क्या रहता है, यूजुअली वेक्टर फील्ड इज अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज R2 R3 और देयर सबसेट्स. ओके, सो अगर हमें कोई डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड हमें दे रखा है, सो इट्स डाइवर्जेंस is defined as इसे हम कैसे डॉट एफ रहता है यहाँ पे. ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ग्रेडियंट में बीच में डॉट नहीं आता है, डाइवर्जेंस में डॉट रहता है. एंड हाउ इट इज डिफाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ. सो इट इज डो f1/2x डो f2/2y डो f3/2z. यहाँ पे f1 क्या है, i का कॉम्पोनेंट, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव. f2 y का कॉम्पोनेंट y एंड f3 z का कॉम्पोनेंट, सो f3/2z, और तीनों का हम क्या कर देते हैं, सम. तो इसे याद रखने का तरीका क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. ये जो ऑपरेटर रहता है ये कुछ इस फॉर्म का रहता है, 2/2y 2/2yj प्लस 2/2z की. अब अगर इसका नोटेशन है बीच में ये डॉट प्रोडक्ट जैसा है, तो ये क्या रहेगा, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है i. एंड यहाँ पे हमारे पास f था, f1i f2j एंड f3 की. सो हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से तुम उसे डॉट प्रोडक्ट की तरह देख सकते हो. डॉट f1i f2j f3 की, इन दोनों का डॉट को तुमने सॉल्व किया तो तुम्हें कुछ ऐसा मिला, प्लस 2f2/2y प्लस 2f3/2z. ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये एज सच हम ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है. अगर आप डिफाइन करते हो डाइवर्जेंस, ये तो एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस पे ऑपरेटर है, बट ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होगा ये अप्लाई होता है स्केलर वैल्यूड पे, स्केलर वैल्यूड फंक्शंस पे. ये किस टाइप का होगा, अगर आप इसे डिफाइन करते हो किसी से फी पे, सो ये रहेगा इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का विद द ग्रेडियंट ऑफ फी के साथ डॉट प्रोडक्ट. बट ये दोनों इस वजह से ये दोनों क्या है, सेम नहीं है. ओके, यहाँ पे स्केलर वैल्यूड मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें कुछ और आएगा. ओके, तो ये दोनों इन जनरल, तो इसलिए एज सच हम इसे डायरेक्ट हम डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं देखेंगे, बट याद रखने के लिए तुम इसे देख सकते हो. ओके, जस्ट याद रखने के लिए है. बट मेन चीज़ ये है कि डाइवर्जेंस के लिए जो हमारी नोटेशन है उसे हमेशा ऐसे ही लिखते हैं. ओके, उसे ऐसे मत लिख देना कि f.d ये डाइवर्जेंस होगा, नो. सो दिस इज नॉट द डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की नोटेशन रहती है ये वाली. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइवर्जेंस. ओके, सो नाउ लेट द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज f of x comma y is say 2xi minus 2yj. ओके,
तो हम इसे कंपेयर किससे करते हैं? वी कैन कंपेयर इट विद से जो फंक्शन हमने कंसीडर किया था f1i f2j प्लस f3 के। इन जनरल बेसिकली अगर 2 वेरिएबल में है उसके लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट जस्ट कंपेयर करने के लिए यहाँ पे f1 इज 2x, f2 इज -2y, f3 इज 0. सो द डाइवर्जेंस ऑफ f, so द डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं? डो f1 बाई डो x, डो f2 बाई डो y एंड डो f3 बाई डो z. f1 with respect to x 2, f2 with respect to y -2, 0, so it will be 0. सपोज नेक्स्ट जो हमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हमें दे रखा है, तो सपोज दिस इज मॉड ऑफ r स्क्वायर आई प्लस cos y k. Okay, now here where r is this vector valued function, that is xi plus yj plus zk. तो अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर गिवन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, गिवन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन विद, इसके साथ कंपेयर करना है f1i f2j f3k. सो वहाँ से हमें f1 क्या मिलता है? i का कॉम्पोनेंट सेम है, मॉड r स्क्वायर, सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड f2 will be 0 and f3 will be cos y. So from here the divergence of f will be dou f1 by dou x, dou f2 by dou y, dou f3 by dou z. Okay, so with respect to x it will be just 2x, with respect to y 0, and with respect to z it will be 0. So the divergence is 2x. ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है दैट वी डिस्कस्ड वाज द कर्ल्ड ऑपरेटर. तो हमें कर्ल्ड ऑपरेटर हमें पढ़ना है, बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का हमें ये पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, और जिसे हम कई बार हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ये दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? यूजुअली ज़्यादातर जगह क्रॉस प्रोडक्ट ही हमें बोला जाता है. ओके, सो गिवन टू वेक्टर्स से एक वेक्टर हमें दे रखा है u1 और से u, और दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है v. सो द क्रॉस प्रोडक्ट u गिवन टू वेक्टर्स u, v, द क्रॉस प्रोडक्ट of the cross product of them is denoted by, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? denoted by u cross v, and is defined as, और उसे हम डिफाइन करते हैं u cross v is, so we have फर्स्ट रो रहता है i j की, जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस है. नाउ सपोज द वेक्टर u क्या था? u1i u2j u3k, और वेक्टर v था v1i v2j v3k. सो जो पहला आता है वो आएगा u1 के करस्पॉन्डिंग u1 u2 u3 v1 v2 v3. ओके, अब अगर तुम इसे और सॉल्व करोगे फर्दर, सो फ्रॉम हियर व्हाट विल यू गेट? i के साथ में दिस डिटर्मिनेंट u2 u3 v2 v3, माइनस j के साथ में क्या मिलेगा? u1 u3 v1 v3, k के साथ में तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ से? सो इट विल बी u1 u2 v1 v2, एंड इसे अगर तुम फर्दर सॉल्व करोगी, सो u2 v3 माइनस v2 u3. ओके, तो यहाँ पे चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. u1 v3 माइनस v1 u3 प्लस k के साथ में जस्ट u1 v2 माइनस v1 u2. तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं.
तो तुम्हें ये पूरा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जस्ट क्या याद रखना है कि u क्रॉस v क्या रहता है, ये रहता है डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट। पहला रो रहता है आई जे की, सेकेंड रो रहता है u की, जो कंपोनेंट्स रहते हैं उससे u1 u2 u3, थर्ड रहता है v1 v2 v3। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल के देखते हैं। नाउ लेट्स सपोज u इज से i minus k and v is just j plus k। ओके, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा? पहला रो तो रहता है i j k। अब u के साथ अगर तुम कंपेयर करोगे इसे, तो i का कंपोनेंट है 1, j का कंपोनेंट है 0, k का कंपोनेंट है -1। v में क्या है? i का कंपोनेंट 0, j का कंपोनेंट 1, k का कंपोनेंट 1। या तुम इसे अगर और चेक करना चाहते हो तो तुम यहाँ u को इससे कंपेयर कर सकते हो, u1i u2j u3k, एंड v को कंपेयर करना है v1i v2j v3k। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा u1 is 1, u2 is 0, u3 इक्वल टू -1, v1 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 1, v3 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? i। फिर इसके साथ i के साथ में क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस दिस वन, सो 0 माइनस माइनस प्लस। j के साथ में क्या आएगा? इट विल बी 1 प्लस k के साथ में क्या आ रहा है? तो आपको कैलकुलेशन चेक करनी है। k के साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सो इट विल बी 1, सो -j प्लस k। ओके, तो ये वेक्टर हमारे पास आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट करके। अब तुम्हें ये चीज़ तुम खुद देखना कि ऑलरेडी हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर रहता है तो उसमें क्या रहता है? एक तो रहता है डायरेक्शन, एक रहता है मैग्नीट्यूड। सो u क्रॉस v की डायरेक्शन क्या रहता है? ओके, तुम इसका डायरेक्शन स्टडी करना। किससे कंपेयर करके? वेक्टर u और v के कंपैरिजन पे क्या मिलता है। तो मैं जस्ट ब्रीफ हिंट देता हूँ। सपोज अगर ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है, तो जो u क्रॉस v आता है, ओके, तो इसमें हम थंब रूल अप्लाई रहता है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। जो u क्रॉस v वेक्टर आता है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो कौन सी साइड का हमें लेना है वो यूजुअली हम थंब रूल से देखते हैं। अब अगेन हमने एक चीज़ कहा कि u क्रॉस v एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v टाइम्स साइन थीटा। और u क्रॉस v को हम क्या लिखते हैं? ये कुछ ये फॉर्म रहता है कि इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स एक यूनिट वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर रहता है u और v का। नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला है कि अगर इफ u और v इक्वल टू 0, देन अगर इन दोनों में से दोनों वेक्टर्स में से कोई 0 हो गया, देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो इसका प्रूफ सिंपल है कि सपोज अगर u इक्वल टू 0, सपोज, ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। सपोज u बार इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा? u क्रॉस v विल बी, पहला रो तो i j की रहता है, u के कॉम्पोनेंट 0,0, v का सपोज v1 v2 v3 कुछ भी था, एंड हम जानते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रो 0 हो गई सो द डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, तो ये आ गया। एंड सेकंड तुम्हें चेक करना है कि सपोज u क्रॉस v और क्या v क्रॉस u सेम रहते हैं? v क्रॉस u, तो ये क्वेश्चन है कि क्या दोनों सेम रहते हैं? सो द आंसर इज नो। जो u क्रॉस और v की इन दोनों के बीच में रिलेशन रहता है वो रहता है माइनस ऑफ v क्रॉस u। अगर तुम्हें इसका प्रूफ देखना है तो अगेन तुम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज करना। तो डिटर्मिनेंट एक प्रॉपर्टी ये रहती है कि अगर दो रो को एक्सचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो उसकी हेल्प से ही हम इसे क्या करते हैं? प्रूव करते हैं।
और कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो ऑलरेडी तुमने क्लास 11-12 में देखा होगा, आई जे के इक्वल टू के, जे क्रॉस के क्रॉस आई इक्वल टू जे। तो इसे एक तरीका याद रखने का ऐसा रहता था, आई से जे एंड के। तो अगर आई जे का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा के, जे को हम के का प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा आई, के क्रॉस आई का जे। अब जैसे ही तुम यहाँ पे साइन चेंज कर दोगे, जे क्रॉस आई लिख दोगे, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही क्या मिलेगा, माइनस। ओके, तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट की और भी प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें ऑलरेडी जो रेफर्ड बुक है उसमें मिल जाएंगी। तो तुम एक बार वो सारी प्रॉपर्टीज देख लेना। बट अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सपोज हमारे पास 3 वेक्टर थे, एक वेक्टर था ए, इसे हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला बी क्रॉस सी से। तो क्वेश्चन है क्या ये दोनों सेम होंगे? पहले हमने ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला सी के साथ। तो क्वेश्चन है क्या ये दोनों इक्वल होंगे? सो द आंसर इज नो। तो दिस इज एन एक्सरसाइज जो तुम्हें चेक करना है, प्रूव करना है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे और क्यों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो ब्रैकेट्स अगर आगे पीछे लग गए सो द आंसर विल नॉट बी दी सेम। सो नाउ वी विल डिस्कस द कर्ल ऑपरेटर। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, तो कर्ल प्रोडक्ट के लिए, कर्ल ऑपरेटर के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ऑलरेडी अब हमारे पास है। सो नेक्स्ट है द कर्ल ऑपरेटर। ओके, तो ये कहाँ पे डिफाइन होता है? अगेन जो डाइवर्जेंस एंड कर्ल है ये दोनों डिफाइन होते हैं वेक्टर फील्ड्स या वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के लिए, और जो ग्रेडियंट रहता है ये डिफाइन होता है स्केलर के लिए। ये तुम्हें याद रखना है। ओके, बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कर्ल ऑपरेटर। सो द कर्ल ऑपरेटर ऑफ ए वेक्टर फील्ड f। अगर f हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेक्टर फील्ड f विच इज f1i f2j प्लस f3k इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे क्या रहता है, कर्ल को हम क्रॉस प्रोडक्ट से हम डिनोट करते हैं विच इज कर्ल ऑफ f। अब अगेन क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब तुम्हें पता ही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या रहता है, आई जे की पहला रो आएगा डेल ऑपरेटर की हेल्प से, दैट विल बी डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। सेकेंड आएगा एफ की हेल्प से, दैट विल बी F1, F2 एंड F3। सो ये जो डिटर्मिनेंट रहता है दैट इज कॉल्ड द कर्ल ऑपरेटर। अगर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें F3 बाई डो वाई माइनस डो F2 बाई डो जेड, माइनस जे के साथ में क्या आएगा, डो F3 बाई डो एक्स माइनस डो F1 बाई डो जेड, प्लस की ऑपरेटर इसके साथ में आएगा डो F3 बाई डो एक्स माइनस डो F1 बाई डो वाई। ओके, सो दिस इज द कर्ल ऑपरेटर। एंड अगेन एज जैसे हमने डाइवर्जेंस के केस में हमने देखा था कि जो ये है कर्ल, दिस इज नॉट सेम एज एफ क्रॉस डेल्टा। ये डिफरेंट ऑपरेटर है, ये अलग है। ओके, एक दो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके कर्ल ऑपरेटर की। सो द फर्स्ट वन इज सपोज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हमारे पास था 2xi माइनस 2yj। सो हमें इसका क्या कंप्यूट करना है, कर्ल ऑफ f या क्रॉस f। सो हाउ वी विल कंप्यूट, फर्स्ट रहता है आई जे के, सेकेंड आता है डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड, फिर आते हैं f के कॉम्पोनेंट, i का कॉम्पोनेंट, g का, k का कॉम्पोनेंट यहाँ से क्या आ गया 0। सो अगर यहाँ से हम i कंप्यूट करेंगे सो इट विल बी 0 माइनस जी में भी 0 एंड प्लस के 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जस्ट आंसर हमें 0 नहीं मिल रहा है, वी आर गेटिंग द 0 वेक्टर। ये तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। ओके, कि डायरेक्ट आंसर 0 नहीं लिख देना है, क्योंकि इफ़ यू नोट दैट जो कर्ल
रहता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ये हमारे पास हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन, ओके, और एक वेक्टर फील्ड मिलता है, यू कैन से। सो एक नॉन जीरो वाला एग्जांपल चेक करते हैं। नाउ सपोज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दिस इज से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस cos y k. So what will be the curl of f? So इसे हम कैसे कंप्यूट करते हैं, फर्स्ट रो आई जे की, सेकेंड डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। सो पहला आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट है जीरो, के का कंपोनेंट है। कैसे कंप्यूट होता है, आई के साथ में डो बाई डो वाई ऑफ कॉस वाई माइनस डो बाई डो जेड ऑफ जीरो, माइनस जे के साथ में क्या आता है, डो बाई डो एक्स ऑफ कॉस वाई माइनस डो बाई डो जेड ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस के साथ में क्या आता है, डो बाई डो एक्स ऑफ जीरो माइनस डो बाई डो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आई कॉस वाई का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन वाई माइनस जीरो माइनस जी, फर्स्ट कंपोनेंट इज जीरो माइनस टू जेड, प्लस के साथ में क्या आएगा, जीरो माइनस टू वाई। So the answer will be minus sin yi plus 2z gin minus 2y k। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें हमने देखी हैं। एक तो पहला है हमने देखा ग्रेडियंट के बारे में, ओके। सेकंड है हमने देखा डाइवर्जेंस के बारे में, एंड थर्ड क्या था, हमने देखा था कर्ल के बारे में। एंड ऑलरेडी कई बार इनमें कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ रहता है, डाइवर्जेंस कहाँ से कहाँ और कर्ल कहाँ से कहाँ। तो याद रखने का तरीका क्या है, ये है सपोज सेट ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शंस, स्केलर वैल्यूड फंक्शंस, और यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, या हम कह सकते हैं उन्हें वेक्टर फील्ड, ओके। तो ग्रेडियंट क्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या आता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अप्लाई होता है स्केलर वैल्यूड फंक्शंस पे और हमें क्या देता है, वेक्टर फील्ड। और अगर तुम नोट करोगे जो अगर वेक्टर फील्ड से लेकर यहाँ तक कौन सा मैप रहता है, ये रहता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, ओके। एंड वेक्टर फील्ड से लेकर वेक्टर फील्ड पे सिर्फ हमें क्या करते हैं, थ्री डायमेंशन पे हमारे पास जो ऑपरेटर रहता है वो होता है कर्ल। नाउ वी विल सी कि जब कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर फील्ड्स के बारे में हम ब्रीफली हम देखते हैं, तो हमने एक चीज़ हमने नोट किया था कर्ल के बारे में कि सपोज नाउ लेट ब्रीफली नाउ लेट एफ बी ए वेक्टर फील्ड, एफ बी ए वेक्टर आपके फील्ड। एंड हमने एक चीज़ हमने नोट किया था कि कई बार अगर किसी वेक्टर फील्ड का हम कर्ल निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है, जीरो। सो इस टाइप के वेक्टर फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इर्रोटेशनल वेक्टर फील्ड। देन दिस वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड इर्रोटेशनल। तो इस टाइप के वेक्टर फील्ड को हम इर्रोटेशनल कहते हैं। और सपोज ये वेक्टर फील्ड है, हमने कई बार तुमने चेक किया होगा इसका डाइवर्जेंस भी क्या आ जाता है, जीरो। डाइवर्जेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस केसेस में हम क्या कहते हैं, देन एफ इज कॉल्ड सच फील्ड, आपके पास उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइडल, ओके। एंड अगर सपोज कोई एक वेक्टर फील्ड है जो कि किसी स्केलर वैल्यूड के ग्रेडियंट के इक्वल है, ओके, वेयर फी इज सम स्केलर वैल्यूड फंक्शन, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो ये कोई स्केलर वैल्यूड फंक्शन का ग्रेडियंट के इक्वल है। सो सच वेक्टर फील्ड, सो इन केसेस में हम क्या कहते हैं, एफ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, एफ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ओके।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ये हमने वेक्टर फील्ड की जो स्पेशल केसेस हैं उनसे हमने देखे हैं। तो एक फील्ड को वेक्टर फील्ड को इरोटेशनल कहेंगे अगर उसका कर्ल 0 आ जाता है। वेक्टर फील्ड को हम सोलिनोइडल कहेंगे अगर उसका डाइवर्जेंस 0 आ जाता है। और एक वेक्टर फील्ड को हम कंजर्वेटिव हम कहते हैं अगर वो क्या रहता है किसी स्केलर वैल्यूड की ग्रेडियंट की इक्वल आता है। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो या हर कोई वेक्टर फील्ड को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर वैल्यू ऑल्सो।